नमस्ते, हर हर महादेव। मेरा नाम है विपुल और xcricketer.com नाम से मेरी ब्लॉगिंग वेबसाइट है EXXCRICKETER.com। और ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब और फेसबुक सभी पे मेरे हैंडल हैं @EXX_CRICKETER ये वीडियो मैंने इतिहास माला श्रृंखला के अंतर्गत बनाया है। इसके पहले इतिहास माला में मैंने रामायण के 7 भाग डाले थे और वो मैंने इसलिए डाले थे क्योंकि मैं धार्मिक आदमी हूँ, तो पहले मैंने भगवान का नाम ले लिया। वैसे रामायण भी ऐतिहासिक ग्रंथ है, लेकिन असली इतिहास की इतिहास माला हम आज से शुरू कर रहे हैं और रामायण पे फिर हम उसी क्रम में आएंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि जैसा कि पश्चिमी इतिहासकार बताते हैं कि भारत के लोग अपने इतिहास के प्रति सजग नहीं थे, उसको संभाल के नहीं रख पाते थे और इतिहास को संभाल के रखने का उनके पास कोई साधन नहीं था। तो ये बात पूरी तरीके से गलत है। महाभारत में एक श्लोक है इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थमुपबृहते विभेत्यल्प श्रुता द्वेदो मामेयम्। इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थमुपंचबृहेन विभेत्या श्रुता द्वेदो मामेयम् प्रहरिष्यति। इसका अर्थ ये हुआ कि इतिहास और पुराण के द्वारा वेदों को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि श्रुति से अपरिचित व्यक्तियों से वेद डरता है कि ये मुझको नष्ट कर देंगे। दरअसल हम लोगों के लिए, जो भारतीय इतिहासकारों के लिए जो समय की इकाई थी वो सतयुग, त्रेता युग, कलयुग और द्वापर युग था और प्रत्येक युग एक हजार वर्ष का था। कैसे था इसके बारे में हम अगले वीडियो में उल्लेख करेंगे। इसमें उल्लेख करेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, और आप अंग्रेज़ों के जो लिखे इतिहासकारों के, अंग्रेज़ों ने जो इतिहास भारत का लिखा उसके बारे में ज़्यादा आप उसको सीरियसली मत लें, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 1767 में फ्रांस के केयर्दू थे जिन्होंने सबसे पहले प्रतिपादित किया कि ग्रीक, लैटिन, जर्मनी, क्लैटिक और केल्टिक जितनी भाषाएं हैं और जो संस्कृत भाषा है इन सब में साम्य है, एक ही किसी भाषा से निकली हैं। लेकिन इसको अंग्रेज़ों ने नहीं माना। अंग्रेज़ों ने कब माना? 1786 में जब सर विलियम जोन्स ने इस बात को कहा तब ये माना गया, जबकि यही बात 1767 में फ्रांस का केयर्दू कह चुका था। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ कि इतिहास की महत्ता को हम लोगों के ग्रंथों में कितना बताया गया है, तो हम आपको बताएं। कौटिल्य अर्थशास्त्र का जो खंड 1 है उसके 3रे श्लोक में ये कहा गया है कि इतिहास 5वां वेद है। उसी तरीके से छांदोग्य उपनिषद जो है उसका 7वां प्रपाठ जो है उसमें एक जगह आता है कि इतिहास 5वां वेद है। वायु पुराण के प्रथम सर्ग में श्लोक संख्या 201 पे और पद्म पुराण के 5वें सर्ग के 2 अध्याय के श्लोक संख्या 52 में कहा गया है कि वेदों को समझने के लिए इतिहास का अनुशीलन आवश्यक है और प्राचीन विधाओं में इतिहास भी एक है। यही नहीं, छांदोग्य उपनिषद में सनत कुमार और नारद का जब संवाद होता है तो सनत कुमार नारद से पूछते हैं कि तुमने क्या क्या पढ़ा है, तो नारद जी उनको बताते हैं कि उन्होंने वेद, पुराण, ज्योतिष, ब्रह्म विद्या और इतिहास का अध्ययन किया है। मतलब इतिहास का हम लोगों के यहाँ पे महत्व था, ऐसा नहीं कि इतिहास नहीं लिखा जाता। अच्छा, और इतिहास को सहेज के रखने की भी एक कोई ना कोई टेक्निक थी, क्योंकि भारत में 2 चालुक्य वंश हुए हैं और दोनों में लगभग 200 वर्ष का फर्क है। तो जो बाद का चालुक्य वंश है उसके शिलालेख मिलते हैं, उसमें पूर्व के चालुक्य वंश का उल्लेख है। तो इसका मतलब इतिहास को सहेज के रखा गया, तो तभी तुमको पता चला। कल्लण की राजतरंगिणी है जो बहुत प्रमाणिक ग्रंथ है कश्मीर के इतिहास का। कल्लण की राजतरंगिणी और 12वीं सदी तक कश्मीर के इतिहास का पूरा उसमें विवरण है और प्रामाणिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक माना जाता है उसको आज की डेट में। उसमें भी ये उल्लेख है कि उसमें पूर्व के 11 ऐतिहासिक ग्रंथों का उपयोग किया गया। तो इसके पहले कल्याण ने जो सोर्स उठाए हैं वो उसके पूर्व के जो 11 ऐतिहासिक ग्रंथ हैं वहाँ से लिए हैं। मंजूषी मूल कल्प मिली है। मंजूषी मूल कल्प पहले नहीं मिली थी, 60-70 साल पहले मिली है। इसमें गुप्त वंश के राजाओं का उल्लेख है, बौद्ध धर्म का ये ग्रंथ है। तो जो गुप्त वंश के सिक्के के थे उसके बाद भी इनका जो वंशानुक्रम था वो भी स्थापित हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनका नाम भारतीय इतिहास में बहुत मतलब आदर से लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सी भारत की गुत्थियाँ सुलझाई हैं। इनका नाम है पारजीटर और इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। पुराण, द टेक्स्ट ऑफ द डायनेस्टीज ऑफ द कली एज, पुराण टेक्स्ट ऑफ द डायनेस्टीज ऑफ द कली एज, और एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, ये 2 किताबें इन्होंने लिखी हैं। और इन्होंने प्रतिपादित किया था सबसे पहले कि भारत के जो ग्रंथ हैं, संस्कृत के ग्रंथ, उन्हें 2 भागों में आप रखिए, एक भाग में नहीं रख सकते आप। तो पहले भाग में धार्मिक ग्रंथ रखिए और दूसरे भाग में ऐतिहासिक ग्रंथ रखिए। तो धार्मिक ग्रंथ इन्होंने माने हैं वेद और उपनिषद इन्होंने धार्मिक ग्रंथ माने,
और पुराण जितने हैं इनको माना है इन्होंने ऐतिहासिक ग्रंथ। और इन्होंने जो ये कहा है ये इस बात पे आधारित है कि पुराणों में जितने राजा हैं सभी का उल्लेख वेदों में है। और इसी बात को काशी प्रसाद जायसवाल, किरफेल, हरप्रसाद चौधरी, हेमचंद राय चौधरी, इन सब ने भी माना है। हेमचंद राय चौधरी भी बड़े शायद एक इतिहासकार रहे हैं। और इसके फिर विल्सन और टोड इन्होंने भी इस बात को माना है। तो अच्छा, अब भारत की इतिहास सामग्री मोटे तौर पे जो है 5 या 6 भागों से बचती है। तो उसमें सबसे पहले आपका आता है वैदिक और संस्कृत साहित्य। तो वैदिक और संस्कृत साहित्य आता है। वैदिक और संस्कृत साहित्य में सबसे वेदों में जैसे कुछ ऐतिहासिक घटना को उल्लेख है, दुर्दशा कीर्ति का है। उपनिषदों में ये सभाओं का उल्लेख है, तो उससे दैनिक जीवन के बारे में काफ़ी पता रखता है। अच्छा, जो अब पुराणों में जो आर्य राजा थे उनकी वंशावली बताई गई है। और पुराण वास्तव में उतने ही पुराने हैं जितने वेद हैं, बस उनका संकलन जो हुआ है वो बाद में हुआ, लेकिन उनमें जो कहानी कही गई वो सब पुरानी है। और जब मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड, भागवत, ये 5 पुराण बहुत महत्वपूर्ण है। मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड और भागवत पुराण, ये 5 जो पुराण बहुत उल्लेख हैं भारतीय इतिहास के लिए, क्योंकि उनमें आर्य राजाओं के वंशों का उल्लेख है। और वेदों पुराणों को एक साथ रखने के लिए महाभारत में भी वही वाला श्लोक जो अभी मैंने पहले कहा था वो फिर कहूँगा कि इतिहास और पुराण के द्वारा वेदों को स्पष्ट करना चाहिए कि क्योंकि वेदों की इतिहास से वेद भी डरते हैं कि ये मुझे नष्ट कर देंगे। अच्छा, वेदों में जो इंद्र की वृत्तासुर की और ये सब कथाएं जो हैं ये पुराणों में भी हैं। और बस इसमें केवल ये दिक्कत है कि पुराणों में कहीं तिथिक्रम का उपयोग नहीं है। तिथिक्रम में वो सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग का उपयोग करते हैं, जो पाश्चात्य इतिहासकारों को समझ में नहीं आई। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ और हैं, रामायण और महाभारत, दोनों ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। वो आज की डेट में रामायण को धार्मिक मान लिया गया है, लेकिन रामायण भी एक ऐतिहासिक ग्रंथ था। उसमें आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख था कि एक आर्य राजा ने दक्षिण की एक बहुत शक्तिशाली राजा को समाप्त किया था। उसका आज तक प्रभाव है। और दूसरा महाभारत का युद्ध इतना भयंकर हुआ था कि रामायण और महाभारत की अभी तक उसका प्रभाव है भारत के जनमानस। तो रामायण और महाभारत दोनों महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। वो ऐतिहासिक दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं पुराण में 18 पुराण हैं मुख्य रूप से। और इनका पाठ जो किया है ये बताया जाता है सूत लोमहर्षण और उनके पुत्र सौती उग्र श्रवस ने किया है सबसे पहले। और इनमें जो पुराणों में जो आर्य राजाओं के वंशानुचरित का उल्लेख है, और ये सूतों का भी बड़ा महत्व है कि जैसे आपकी वैदिक साहित्य को ऋषियों ने सुरक्षित रखा, वैसे ऐतिहासिक साहित्य को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी इन सूतों की थी। ये सूत वंश वैसे ही चलते हैं जैसे राजवंश चलते हैं। अच्छा, और इसमें सामान्यतः पुराणों का जो माना जाता है कि संकलन काल जो हुआ है 4वीं शती ईसा पश्चात से 8वीं शती ईसा पश्चात तक हुआ है, लेकिन वास्तव में बहुत पुराने थे। इनका संकलन बाद में हुआ है, लेकिन हैं बहुत पुराने। फिर उसके बाद में आता है दूसरा सोर्स हमारे साहित्य का, बौद्ध साहित्य। हमारे इतिहास का बौद्ध साहित्य में 3 पिटक हैं, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। और इसमें ब्रह्मघोष की जो विनय पिटक की टीका है वो महत्वपूर्ण है। फिर दीपवंश और महावंश 2 ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। दीपवंश में उल्लेख है श्रीलंका के राजवंश का, ये 4वीं शताब्दी में लिखा गया था। और किसने लिखा था पता नहीं। और 6वीं शताब्दी में महावंश लिखा गया, ये ज़्यादा सरल है। और ये दीपवंश का विस्तार है एक तरीके से, उसमें भी और ये सिंगली भाषा में भी इसका अनुवाद हुआ है। उसके बाद में आपके दिव्यावधान है एक संस्कृत का ग्रंथ, ये छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण है। मंजूषी मूलकल्प है। उसके बाद मिलिंद प्रश्न है आपका, ललित विस्तार है, ये सब है। जैन साहित्य में प्रशिष्ट पर्वयाचार्य हेमचंद्र का बहुत महत्वपूर्ण। और इससे ये पता चलता है कि आपका जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन हो गया था बाद में, और उसका जो पौत्र था अशोक, उसका भी पौत्र संप्रति नाम था उसका, संप्रति चंद्रगुप्त द्वितीय, वो भी जैन था। लेकिन वो चंद्रगुप्त मौर्य जैन था कि नहीं था उसमें विवाद है, लेकिन संप्रति तो पक्का जैन था। और उसका गुरु था भद्रबाहु चरित लिखा गया है, आचार्य भद्रबाहु चरित। तो शुद्ध केवल भद्रबाहु का चरित जो लिखा गया है ये संप्रति के गुरु माने जाते हैं। और भी कई हैं, कुछ टीका है हेमचंद सूरी वगैरह की। फिर ऐतिहासिक ग्रंथ 2 आते हैं, रामायण और महाभारत। हम लोगों के लिए बहुत मतलब महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। मंजूषी मूल का हर्ष चरित है, बिलण का विक्रमांक चरित है। और मुद्रा राक्षस को आप रखिए इसमें विशाखदत्त की, जिसमें ये राक्षस और चाणक्य की लड़ाई का उल्लेख है।
मालविकाग्निमित्रम का उल्लेख है, रघुवंश का उल्लेख है, ये कालिदास के हैं। मालविकाग्निमित्रम में शुंग वंश के जो पुष्यमित्र हैं उनके लड़के अग्निमित्र का उल्लेख है। गौड़ो बहो है वाक्पचरित की। फिर विदेशी जो यात्री हैं उनके वृत्तांत, हेरोडोटस था, ग्रीक का हेरोडोटस था, उन्होंने सबसे पहले भारत का उल्लेख किया था ग्रीक में। एक ईरान का क्रेटियस करके था राजवैद ईरान का, उसने अपने समय पर उल्लेख किया था ईसा से 400 वर्ष पूर्व भारत का। पेरीप्लस ऑफ इथ्रेटलेंस, ये एक बहुत पुरानी किताब है, नहीं मिलती, उसमें भारत का उल्लेख है। उसके बाद में चीन के जो धर्म ग्रंथ हैं चीनी और तिब्बती भाषा में, उसमें भारत का उल्लेख है। और करीब 1400 ग्रंथ आज भी। तो इसमें आचार्य कश्यप मतंग चीन गए थे सबसे पहले भारत की तरफ से, और उन्होंने चीनी भाषा को संस्कृत ग्रंथों का उधर अनुवाद किया। और आचार्य कुमार जी एक थे, उन्होंने 5वीं शताब्दी में, तो उन्होंने कई सारे चीनी ग्रंथ जो हैं संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद किए हैं। तो ये जो कुमार करीब 1400 ग्रंथ अभी भी ऐसे हैं जो चीन में उनका अनुवाद मिलता है, लेकिन असली नष्ट हो गए हैं संस्कृत में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में अब आते हैं कि जो बाहर के यात्री आए हैं उनका, तो फायान के बारे में आप जानते ही होंगे, और ह्वेनसांग के बारे में आप जानते होंगे, इसिंग के बारे में आप जानते ही होंगे। सुंग युन जो था ये 518 ईसा में आया था अपनी महारानी के आदेश पे ये महायान की किताबें लेने। फाहियान आया था 399 ईस्वी में, और ये ह्वेनसांग आया था 629 ईसा में, और इसिंग आया था नालंदा विक्रमशिला जो आपका यूनिवर्सिटी था उसमें 673 में। उसके बाद मतलब पुरातत्व की एक और चीज़ है कि कहाँ से पुरातत्व सामग्री, सिक्कों से पता चलता है आपको, शिलालेख है और स्मारक हैं खुदाई से। तो ये सब चीज़ें मिलके भारतीय इतिहास बताती है। इसमें पुराण का भी बड़ा महत्वपूर्ण उल्लेख है, जैसा पारजीटर साहब ने किया, क्योंकि बाकी सब चीज़ें यहाँ पर मिलती नहीं हैं। और आगे काफ़ी मैं इस बारे में बात करूँगा, वीडियो लंबा हो रहा है। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।